आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नव चेतना मंच चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब जननायक, लोकनायक, द्वितीय आज़ादी के महानायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की 118वीं जयंती मना रहे हैं। मैं पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से श्री जयप्रकाश जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज जयप्रकाश जी के विषय में संपूर्ण प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर श्री रजनी रंजन सिंह सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिनका नाम लेते ही आप सभी के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, आपका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वैसे शख्सियत का नाम है जयप्रकाश नारायण, जो जेपी के नाम से भी जाने जाते हैं। देश की आज़ादी का जिक्र होने पर जिस तरह सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उसी तरह देश की दूसरी आज़ादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आज़ादी यानी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली है ना मजेदार बात। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया जीवन देने वाले जयप्रकाश यानी जेपी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर मौजूद छोटे से गांव सिताबदियारा में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा गांव में हासिल करने के बाद 7वीं क्लास में उनका दाखिला पटना में कराया गया। बचपन से ही मेधावी थे वो। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पटना कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली और आप सभी जानते हैं कि पटना कॉलेज उस समय एक बहुत बड़े एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रसिद्ध था और आज भी है। वहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिली। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही वो गांधीवादी विचारधाराओं से बहुत प्रभावित थे और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो हाथ से सिला हुआ कुर्ता और धोती पहनते थे। कितना स्वाभिमान था उनमें देश के लिए, स्वदेश के लिए, स्वराज्य के लिए। महज 18 साल की उम्र में 1920 में जेपी का विवाह ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से हुआ। कुछ साल बाद ही प्रभावती ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अहमदाबाद में गांधी आश्रम में राष्ट्रपिता की पत्नी कस्तूरबा के साथ रहने लगी। यानी कि केवल वही देश के लिए मर मिटने वालों में से एक नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी भी, प्रभावती देवी भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली थी। जेपी ने भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। पढ़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी छेड़ ली थी। हो भी क्यों ना, जिनके मन में, जिनके भाव में देश के प्रति इतना राग हो, देश के प्रति इतनी श्रद्धा हो, तो वो किसी की पराधीनता को कहाँ मानने वाले थे। उनके रग रग में स्वाधीनता की लहर दौड़ रही थी। अंग्रेज सरकार की ओर से वित्त पोषित होने की वजह से जेपी ने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और बिहार कांग्रेस की ओर से चलाए गए बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन किया। और इतना ही नहीं, 1922 में कैलिफोर्निया गए और उन्होंने समाजशास्त्र की पढ़ाई करते हुए अपना खर्च वहन करने के लिए गैराज में भी काम किया। पढ़ाई के दौरान ही वह रूसी क्रांति और मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए। 1929 में वह एक मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका से भारत वापस लौटे और उसी साल कांग्रेस में शामिल हो गए। आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे जेपी को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
जेल में उन्हें काफ़ी यातनाएं दी गईं। जेल से बाहर आने के बाद वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। इसी दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और जेपी इसके महासचिव बनाए गए। 1954 में उन्होंने बिहार में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन था उसमें काम करने की घोषणा कर दी और 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि 1960 के दशक में एक बार फिर भी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने किसानों के आंदोलन की भी अगुवाई की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी पहरा लगा दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश को एकजुट किया। कितना कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता के विपक्ष में जाकर के पूरे देश को एकजुट किया और उनके जन आंदोलन का ही परिणाम था कि करीब 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल का खात्मा हो गया। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि निरंकुशता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और एक राजनेता होने के नाते, एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनको लग रहा था कि हमें एक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हमें दूसरी आज़ादी भी हासिल करनी है। 1974 में पटना में छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने की शर्त पे उन्होंने इसकी अगुवाई की। इसी दौरान देश में सरकार विरोधी माहौल बना तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जेपी भी जेल गए और करीब 7 महीनों तक सलाखों के पीछे रहे। उनकी तबीयत भी उन दिनों खराब थी, लेकिन जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने देश में लोकतंत्र की बहाली दोबारा सुनिश्चित कर दी, जेपी आंदोलन ने बहुत सारे नेताओं को जन्म दिया। वो सभी छात्र नेता जिसको आप सभी जानते होंगे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हो, सुशील मोदी जी हो, जैसे दर्जनों नेता बाद में वर्षों तक सत्ता में रहे। आपातकाल की लड़ाई में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। आपातकाल के बाद देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। 8 अक्टूबर 1979 को दिल की बीमारी और डायबिटीज के कारण पटना में जेपी का निधन हो गया और 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में न जाने कितने बड़े बड़े लोग आए, कितने लोगों ने इस देश को नई दिशा दी। और आज जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि है 11 अक्टूबर और आज हम सभी छात्रों को, सभी शिक्षार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को जो समाज परिवर्तन चाहते हैं। जेपी का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन जेपी का विचार आज भी जिंदा है और आज भी हमें उनके दिए हुए जो विचार हैं, उनके जो दिए गए आदर्श हैं, उनको आज ज़रूरत है उसको फिर से दोहराने की, क्योंकि आज यदि देखा जाए तो भारत को अभी एक और सुदृढ़ लोकतंत्र में परिवर्तित करना है, क्योंकि उनकी समाज सेवा को भारत ही नहीं विदेशियों ने भी पहचाना। 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और पटना के हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। और आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल आज भी उनके नाम पर है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए। और उन्होंने नई पीढ़ी को ऐसी दिशा दी, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जो नई पीढ़ी है वो यदि जाग जाए तो समाज की दशा और दिशा बदल जाएगी। इस तरीके से जब उन्होंने ये कहा था 5 जून को 1975 को पटना के गांधी मैदान में, जब वो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था कि भ्रष्टाचार मिटाना,
बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। और संपूर्ण क्रांति के आह्वान पे उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपना जो वादा किया था, उन्होंने वादा पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर के ही संपूर्ण क्रांति होती है। तो आज के दिन वक्त है कि हम उस महापुरुष को हम नमन करें, उनके विचार का अनुसरण करें, ताकि हम भारत को एक समावेशी राष्ट्र के रूप में, समावेशी समाज के रूप में, एक समावेशी समुदाय के रूप में हम विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, इन सभी क्रांतियों के माध्यम से हम सभी अपने देश के लिए एक राष्ट्र सेवक के रूप में हम लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर RR सिंह, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।